हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 8 का जो साइंस था वो भी न्यू बुक एनसीईआरटी का कौन सा बुक न्यू बुक उसको हम लेकर के चल रहे थे। और ये चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फालतू का बकवास नहीं करते हुए हम लोग जहाँ से छोड़े थे ठीक वहीं से आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए फटाफट, कहाँ हम लोग का पॉइंट था। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हम ये सब पढ़ चुके थे। ये सब हो चुका था, ये सब हो चुका था, ये भी हो चुका था। अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको पता होगा, ठीक है। ये भी हो चुका था। ये क्या है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ये भी हो चुका था। पारंपरिक मतलब पुराना, ठीक है। ये पुराना तरीका हो चुका था। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, ये देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कहने का मतलब कि जो आजकल ट्रेनिंग में चल रहा है विधियाँ, ठीक है, कि आजकल कैसे खेतों का मतलब सिंचाई किया जाता है या फसलों को सिंचाई किया जाता है। तो उसके बारे में ही इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। आधुनिक मतलब होता है आजकल की विधियाँ। जो आजकल की विधियाँ हैं ना, उसको बोलते हैं आधुनिक विधियाँ। तो यही है क्या, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता कहने का मतलब है बाबू कि कम खर्च कर करके और क्या कर सकते हैं, तो फसलों को उगा सकते हैं, ठीक है। पानी का कम उपयोग करके भी फसल को उगाया जा सकता है, उसी को बोल रहा है मितव्ययता से कर सकते हैं। कह रहा है मुख्य विधियां निम्न है। निम्न मतलब नीचे में दिया गया, ठीक है। पहला विधि क्या है, छिड़काव तंत्र। क्या है, छिड़काव तंत्र। इंग्लिश में इसको बोल रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। कह रहा है कि इस विधि में, देखिएगा गौर से, कह रहा है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। किस विधि का उपयोग, तो छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग असमतल भूमि। असमतल भूमि का कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर इस भूमि क्या हो, प्लेन ना हो, समतल ना हो, ठीक है। जहाँ पर गड्ढा हो, गुड्ढी हो, ऊंचा नीचा हो, ठीक है, वहाँ पर करते हैं छिड़काव तंत्र का उपयोग। कह रहा है कि जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है और हाँ, जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पर करते हैं कौन सा मतलब कि विधि का उपयोग छिड़काव के लिए, तो छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। अब करा ऊर्ध्वाधर पाइपों, करा ने उधर वो पाइपों यानी नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसा सिस्टम है, आप फिगर में देख सकते हैं। देखिए ऐसा, यही करा है कि जो होता है क्या होता है कि एक मुख्य पाइप होता है, मेन पाइप। देखिए यहाँ से मोटर से निकल गया कौन सा पाइप, मेन पाइप। यहाँ से यहाँ गया है कौन पाइप, मेन पाइप। और मेन पाइप में कनेक्ट किया हुआ का छोटा छोटा पाइप, ये सब डायरेक्ट जाके गिरता है कहाँ, खेत में रहता है बिछा हुआ, है ना, डायरेक्ट खेत में। और इसके ऊपर में लगा हुआ था एक नोजल, और यही क्या, फुचकारी के जैसा चारों ओर पानी को फैलाता है, ठीक है। तो यही क्या है, स्प्रिंकलर विधि है। और इसमें ऐसा ऐसा क्या लगता है, पाइप वगैरह लगता है। तो आप लोग देखे होंगे कई कई बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि कोई पार्क वगैरह में आप देखते हो कि घूरते रहता होगा पानी, पूरा फुहारा की तरह फेंकते रहता होगा। तो ठीक वैसे ही उसका उपयोग होता है कहाँ, खेतों में फसलों को उगाने के लिए। अब करा के आगे कि नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। करा यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। निश्चित मतलब कुछ दूरी पर जाके एक पाइप फिर से जुड़ेगा, फिर कुछ दूरी पर जाके एक पाइप फिर से जुड़ेगा, जैसा कि आप फिगर में देख चुके हैं। करा जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, मुख्य मतलब मेन पाइप में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। पहले पानी मोटर चालू होता था मेन पाइप से होकर के हर एक जगह पर जहाँ जहाँ कनेक्ट होता है कौन सा पाइप, जो छोटा वाला पाइप होता है जिसमें नोजल लगा होता है, वहां पर पहुंचता है हर एक पाइप में, ठीक है, पानी। और उसके बाद क्या होता है कि नोजल से बाहर निकलता है, वो भी घूमते हुए चारों पट्टी घूरता है नोजल, और चारों पट्टी क्या होता है, बरसात की तरह पानी गिरता है। अब क्या करा है, करा है नहीं, देखिए गौर से, करा छिड़काव पौधों पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। बोले तो कि पूरा फुहारा के जैसा गिरेगा, ठीक है, जैसा मानो कि वर्षा हो रहा है। करा छिड़काव लॉन्ग लॉन कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो ये वाला सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, वही स्प्रिंकलर विधि, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम ये जो है किसके लिए तो करा है कि लॉन और कुछ कॉफी की खेती के लिए एवं अन्य फसलों के लिए भी कुछ अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। मत बहुत क्या कारगर है। अब क्या करा कि ये चित्र पॉइंट वो आपको दिखा दिया, यही चित्र के बारे में बोल रहा है, यही चित्र, ये देखिए यहाँ पर कुआं लगा है, क्या मोटर लगा हुआ है। अब मोटर से मेन पाइप पहले नीचे से पानी खिंचा रहा है, फिर यहाँ मोटर से फेंक रहा है, ठीक है। और ये फिर जाके सब हर एक क्या, जो वो नोजल है, हर एक नोजल में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक। ऐसे ही पूरा खेत में क्या है, कनेक्ट है। तो उसका ही बोल रहा है फिगर देखने के लिए। अब क्या करा है, एक दूसरा है, क्या है, एक दूसरा भी है, करा है कि ड्रिप। देखिएगा गौर से, यहाँ करा है, एक तो हो गया एक विधि आधुनिक तरीके का, दूसरा क्या है, तो दूसरा है ड्रिप तंत्र। कौन सा तंत्र, ड्रिप तंत्र।
इसको बोल रहा है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। करा इस विधि में क्या होता है, ड्रिप का मतलब लग रहा होगा ड्रिप, जैसे कि आप लोग कभी आंख में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ड्रॉप लिए होंगे, तो ड्रॉप कैसे गिरता है, बूंद बूंद करके गिरता है। ठीक ये भी वैसा ही कुछ है। करा कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके, देख रहे हैं ना, बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। डायरेक्ट जहाँ पे पौधा रोपा होता है ठीक उसके जड़ तर ही गिरता है बूंद बूंद करके, ठीक है। अगर पौधों को पानी दे रहे हैं, अगर बूंद बूंद करके जाएगा पानी, तो उससे पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा पानी, ठीक है, बहुत पानी बचेगा। तो अब करा क्या, ये सब कहाँ अपनाया जाता है, तो जहाँ पानी की कमी हो या तो फिर जहाँ की जमीन क्या हो, समतल ना हो। अब करा इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। करा फलदार पौधों बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। सर्वोत्तम कहने का मतलब कि सबसे अच्छा तरीका है, क्या है, सबसे अच्छा तरीका है पौधों को पानी देने का, कौन सा, या बगीचों को पानी देने का, ठीक है। जैसे आप एक खेत में अगर खाली आम के पेड़ रोपे हैं, तो आम को पानी देना तो बूंद बूंद करके भी आप उसमें सिस्टम लगा सकते हैं कि पानी अपना बूंद बूंद करके जाए, ताकि पानी भी कम बर्बाद हो और पौधा हरा भरा भी रहे, ठीक। करा इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जैसा कि दिखाया गया किसमें, चित्र 1.5 बी में, ठीक है। करा दिखाएंगे आपको। करा इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। व्यर्थ कहने का मतलब कि बर्बाद नहीं होता है, जल क्या नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। तो कौन से विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है, तो आपको बताना है ड्रिप तंत्र में, किसमें, ड्रिप तंत्र में, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक तरीका के कौन से तरीका में पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता, तो ड्रिप तंत्र में, ठीक है। अब क्या करा आगे देखिएगा, करा अतः यह जल की, करा यह जल की कमी वाले, कमी मतलब जहाँ पानी की कमी होती है ना, कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, क्या है, एक वरदान की तरह साबित होता है ये वाला क्या सिस्टम, ड्रिप तंत्र, ठीक है। जहाँ पानी की कमी हो, आप देखते हो कि जून जुलाई के महीना में पानी अगर कहीं अच्छा भी पानी चलता है, तो वहाँ भी पानी क्या होता है, कई घर में पानी सूख जाता है, ठीक है। तो पानी की कमी तो होता ही है। अब देखिए करा कि ये विधि कहाँ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जहाँ पानी क्या हो, पानी पानी की कमी हो। तो देखिए यही क्या है, ड्रिप तंत्र है। देखिए एक मोटर लगा हुआ है, नीचे से पानी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है मेन पाइप से, और ये फिर पूरे खेत में क्या है कि एकदम हर एक पौधे के जड़ तक क्या है, तो बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, ठीक है, हर एक पेड़ के जड़ के पास, ठीक। तो यही है क्या है, ड्रिप तंत्र है। ये देखिए यहाँ ड्रिप तंत्र, ये पूरा सिस्टम। अब देखिएगा आगे क्या करा है, अब आगे करा है क्या, खरपतवार, क्या करा है, खरपतवार। ये भी क्या है, तो ये भी कृषि से रिलेटेड है, ये भी रहता है, ठीक है, खरपतवार। तो देखिए आपको पता चला क्या है खरपतवार, जबकि आप देखे होंगे भली भांति, आप इससे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी किताबी भाषा में से खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा। अब करा कि बोझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए, बोझो और पहली याद है ना, दोनों भाई बहन, ठीक है। वो अपने चाचे के घर गया था, ठीक है, तो वहां से ये सब देख रहा है, ठीक। कराए गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे, फसल मतलब समझ गए कि अगर गेहूं का फसल लगाओ, यानी खाली गेहूं का पेड़ लगाओ, उसमें कुछ ना कुछ गेहूं के अलावा भी कुछ पौधे होते हैं, उसी को बोल रहा है कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, ठीक है। कौन देखा, बोझो देखा कि कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, ये, ठीक है। तो देखिए खरपतवार से निवारण के लिए कुछ उपयोग है, ठीक है, कुछ यूज करना पड़ता है, आप इस सब के बारे में जानते भी होंगे। करा है कि क्या, ये बूझो के मन में क्या आया, सवाल आया, ये बूझो है, कौन है ये बूझो है, और इसके मन में क्या आया है, सवाल आया है, ये बूझो है, देखिए यहाँ ये है बूझो, ठीक। अब करा है क्या कि क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं। ये बेचारा सोच रहा है कि जो फसल में, जो गेहूं के फसल में अन्य पौधे हैं, वो क्या विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं, तो बिल्कुल नहीं, वो विशेष उद्देश्य के लिए उगाए नहीं गए, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। क्या होते हैं, खुद ब खुद उग जाते हैं। तो देखिएगा, सुनिएगा गौर से यहाँ आगे। कह रहा है क्या कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। अवांछित पौधे कहने का मतलब क्या है कि जिसको हम लोग रोपते भी नहीं है, मतलब बिना मतलब के उग जाते हैं, ठीक है, उसको अवांछित पौधा करें, मतलब फसल के अलावा कोई अन्य पौधा जो हमको जरूरत उसका नहीं होता है, फिर भी वो उग जाता है, उसको अवांछित पौधा बोल रहे हैं, ठीक। खरा फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो हम लोग के यहाँ इसको खरपतवार तो नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ क्या जन्म गया, तो घास जन्म गया, सीधे कुछ बोलते हैं कि हाँ घास वगैरह जन्म गया, ठीक नहीं, उसको खरपतवार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं किताबी भाषा में, खरपतवार। कह रहा है खरपतवार हटाने को
निराई कहते हैं। कुछ कहते हैं खरपतवार को अगर हटाना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निराई बोलेंगे। जबकि हम लोग देहाती के भाषा में क्या बोलते हैं, निकौनी भी बोल देते हैं उसको। क्या निकौनी मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया को निराई बोलते हैं, या उसको निकौनी भी बोल सकते हैं अपने भाषा में। आप क्या बोलते हैं अपने तरफ, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब करा है कि निराई आवश्यक है, क्या है, जरूरी है निराई, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको पता चलेगा आगे क्या होगा। करा है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। हाँ, अगर खरपतवार को नहीं हटाएंगे मुख्य फसल से तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं मुख्य फसल को क्षति पहुंचाएगा। क्षति पहुंचाएगा यानी हानि पहुंचाएगा, ठीक है। कैसे हानि पहुंचाएगा, तो जो हम फसल के लिए, जो मुख्य फसल जैसे अगर गेहूं है, हम पानी दे रहे हैं गेहूं के लिए, तो पानी जो क्या है, जो खरपतवार है, जो फालतू का पौधा उगा हुआ है, वो भी सोख लेगा। पोषक तत्व जो फायदेमंद चीजें हैं हम गेहूं के लिए, वो खरपतवार भी खींच लेगा, क्योंकि वहीं तो भी मौजूद है, जगह भी घेरेगा, ठीक है। और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर क्या कर देगा, मतलब कि प्रभाव डाल देगा, मतलब उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा, कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक नहीं। तो इसलिए उसको हटाना क्या है, जरूरी है। इसलिए हेडिंग में दिया है क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। उसको हम लोग सुरक्षा करेंगे। अगर देखते होंगे आप अपना गाँव वगैरह में कि जिसके खेत में क्या होता है, ज्यादा खरपतवार होता है, उनका फसल उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करा है आगे, कि कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। बाधा मतलब रुकावटें। अगर खरपतवार ज़्यादा होगा तो फसल की कटाई के टाइम में क्या होता है कि उस समय भी दिक्कत, प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, ठीक है। कि मतलब कि काटने में बढ़िया से मन नहीं लगेगा, बार बार हसुआ वगैरह क्या करेगा, उसको मतलब उसमें अटक जाएगा, ठीक है ऐसे। तो वो भी बाधा डालता है, कौन, खरपतवार। कह रहा है मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वो तो कटाई के टाइम में बाधा डालता ही है, और क्या बोल रहा है कि मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, ठीक है। कई खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो विषैले हो सकते हैं, ये किताब बता रहा है, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा आप। अब क्या करा कि खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित मतलब उसको रोकथाम क्या करने के लिए, रोकथाम के लिए, ठीक है। किसका, तो वही खरपतवार को, जो फालतू का पौधा उगा हुआ उसको। करा किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। किसान भी कहीं ना कहीं उसको वो छोड़ता नहीं है, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, जैसे हो सके वैसे उसको हटाने का प्रयास करता है, ठीक है। क्योंकि किसान क्या करता है, फसल लगाता है तो वो चाहता है मेरा फसल अच्छा हो, ठीक है। अब फसल के अलावा कुछ दिखेगा नहीं किसान को भाई, तो वो हर संभव प्रयास करेगा कि उसको हम हटा दें, ठीक है। चाहे जैसे हटा दें, या तो मेहनत करके, या तो दवाई वगैरह दे करके, चाहे जैसे हो सके, ठीक। तो देखिए सब हर चीज पढ़ना है यहाँ पर, सुनिए गौर से आप खाली। करा फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। करा ने कि किसान इतना ही करता है, करा फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। हाँ, आप लोग देखते होंगे अपने घर के आसपास कि पहले खेत का क्या होता है, तो ट्रैक्टर से या तो हल बैल से, हल बैल तो अब नहीं चलता होगा, ठीक है, ट्रैक्टर से पहले जोत दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी खरपतवार आएगा वो सूख जाएगा, सूख करके क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि तुरंत फसल में वो उग नहीं पाएगा, ठीक है। तुरंत नहीं उग पाएगा, अगर शुरू से उग जाएगा तो बचपन में फसल को और कमजोर कर देगा, ठीक है। अब क्या करा कि और मिट्टी में मिल जाते हैं। करा खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय, करा सर्वोत्तम समय मतलब सबसे अच्छा समय जो है, सबसे अच्छा जो टाइम है वो कब है, तो देखिए आगे बता रहा है कि सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन, क्या करा है, पुष्पन। पुष्पन कहने का मतलब फूल। अगर खरपतवार है, जो भी अगर आपका गेहूं खेत है, तो गेहूं खेत में अगर जो भी फालतू का खरपतवार होगा, घास वगैरह होगा, उसमें कहीं ना कहीं उसका फूल भी होगा और फिर उसका फल भी होगा, तभी तो फिर वो अगला बार फिर से जन्म ले लेता है। करा पुष्पन यानी फूल एवं बीज बनने से पहले का होता है। हाँ, अगर आपको खरपतवार हटाना ही है ने, तो आप एक समय से हटाइए। कौन सा समय, अगर आप खरपतवार हटा रहे हैं, अगर उसमें फूल भी आ गया, उसमें बीज भी आ गया, अगर आप अब हटा रहे हैं तो आपका मेहनत भी उतना ही लगेगा। आप हटाइएगा ना तो उसका बीज क्या हो जाएगा, खेत में गिर जाएगा, तो वो अगले बार फिर से जन्म जाएगा। अगर हटाना ही है, मेहनत ही करना है, तो क्यों ना समय से करे, ठीक है। तो वही करा, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय जो है ने, पुष्पन एवं बीज बनने से पहले। किसका बीज, वही खरपतवार का बीज आने से पहले खरपतवार को क्या कर दीजिए, साइड कर दीजिए, ठीक है, उसको हटा दीजिए। बात समझ में आया। अब कराए ने कि खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर, अथवा या तो हाथ से आप उखाड़ के फेंक दीजिए, अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर
हटा दिया जाता है। हाँ, आप जैसे आपको आसानी बुझाए, ठीक नहीं, आपको जैसे आसान लगे, खरपतवार को या तो जड़िए से उखाड़ के हटा दीजिए, ठीक नहीं, या तो फिर आप किसी चीज़ से उसको जड़ के पास से क्या कर दीजिए, काट के हटा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे एक बात कि उसमें क्या फूल और फल नहीं आना चाहिए। अगर फूल और फल आ गया ना तो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका फूल और फल गिर जाएगा तो फिर अगले साल फिर डबल नहीं कई गुना ज़्यादा जन्म ले लेगा। क्यों? क्योंकि एक पेड़ में बहुत सारे बीज होते हैं। आपको पता है ये बात, ठीक नहीं? अब क्या करा कि यह कार्य खुरपी, हाँ, हटाएँगे कैसे? तो खुरपी, आप लोग को पता होगा खुरपी, ठीक नहीं? करा खुरपी या हैरो की सहायता से, हैरो की सहायता से किया जा सकता है, ठीक है? हम लोग के यहाँ हँसुआ वगैरह कुछ जो औजार मिल जाए, ठीक है? हँसुआ, कुदाली कुछ भी, चपाड़, खंती कुछ भी मिल जाए, हर एक क्या है औजार उसमें काम आ जाता है, ठीक? खरपतवार को हटाने के लिए। अब कराए, ये तो हो गया भाई साहब क्या इस मतलब कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं शारीरिक तरीका से, मतलब इसमें शरीर को खटा सकते हैं ज़्यादा, तब होगा ये काम। अब दूसरा भी एक तरीका है, अगर आप क्या है सुकुवार है, सुकुवार कहने का मतलब ज़्यादा काम-धाम नहीं करने वाले हैं ना, तो उसके लिए एक अलग भी फ़ॉर्मूला है, करा हटाने का अलग तरीका भी है। करा कि रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है। देख रहे हैं? हाँ, लेकिन इसमें तो आपको मेहनत थोड़ा कम लगेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ न कुछ क्या लगेगा, पैसा लग जाएगा, ठीक? करा कि रसायनों के प्रयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी। वो तो वहाँ हो रहा था क्या औजार से, खुरपी से या तो फिर हँसिया से, कुछ से भी। लेकिन यहाँ जिससे हटावेंगे उसको बोलेंगे खरपतवारनाशी, यानी नाश करने वाला। और वो रहेगा क्या? तो रसायन रहेगा। क्या रहेगा? रासायनिक केमिकल रहेगा। कह रहा है जैसे देखिएगा, जैसे 2,4-D, इसको ऐसे इंग्लिश में ही पढ़िएगा, ठीक है? 2,4-D एक दवा आता है, आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है? 2,4-D, इसे कोई भी खरपतवार जैसे घास वगैरह क्या होता है, उस पर डालने पर वो क्या होता है, एकदम मर जाता है, तुरंत क्या होता है, मर जाता है पूरा एकदम, ठीक है? आप लोग के गाँव में 2,4-D अलग-अलग नाम से भी जाना जाता होगा। क्या जाना जाता है? क्या बोलते हैं आपके घर के अगल-बगल में? वो भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है? कह रहा है कि 2,4-D ये मिलता है कहाँ? तो मार्केट में। कह रहा है खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। किसका? 2,4-D केमिकल है। क्या है? केमिकल है। मतलब एक लिक्विड है, ठीक है? लिक्विड है ये। अब कह रहा है किया जाता है। कह रहा है जिससे खरपतवार खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। हाँ, इसको इतना मतलब शोध करके बनाया गया है ना कि ये फसल पर को मतलब कि नुकसान तो नहीं पहुँचाता है, नहीं पहुँचाता, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसको जलाता नहीं है। किसको? फसल को। फसल को सुरक्षित रखता है, लेकिन जो खरपतवार होता है वो क्या होता है? मर जाता है। खरा अथी खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारा की सहायता से, स्प्रे मतलब सर एक दिखाएँगे, यहाँ पर एक फिगर था, ठीक है? फिगर था ये देखिए, ये स्प्रे कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये स्प्रे कर रहा है। ये जो आदमी है क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है। देखिए पीठ पर एक मशीन रखे हुए इसमें क्या है कि वही दवाई को डाल दिया 2,4-D, अब जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी डाल दिया। अब इसको स्प्रे कर रहा है, देखिए इस पर, किस पर? फसल पर। जो फसल के अलावा जो रहेगा खरपतवार क्या हो जाएगा? वो अपने आप क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है? जल जाएगा। तो देखिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करा आगे कि कहाँ गया? करा परंतु फसल को हानि नहीं होती है। करा खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। चित्र 1.6 आपको दिखा दिए, ठीक है? वही चित्र है। तो आप देखे होंगे अपने लोकल जगह, अपने एरिया में भी देखे होंगे, कई बार लोग ऐसे करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद आगे यही फोटो के बारे में बोल रहा है, ठीक? ये फोटो, ये ठीक खरपतवारनाशी का छिड़काव ये हो रहा है। अब देखिए करा क्या, फिर से एक आया इसके माथा में सवाल, इसके माथा में, किसके माथा में? ये बूझो था, कौन था बूझो? करा क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया बूझो। अभी कह रहा है ना कि देखिए जो छिड़काव कर रहा है, ये केमिकल का छिड़काव कर रहा है, ये आदमी अगर कर रहा है तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो घास होता है, खरपतवार होता है, वो तो मर जाता है, तो इस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ना। इस पर तो देखिए गौर से देखिए, माथा में क्या अथी मुँह में क्या लगाए हुए हैं? मास्क लगाए हुए, क्या लगाए हुए हैं? मास्क लगाए हुए। तो हाँ, इस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे, आपका देहाती एरिया में चाहे जहाँ आपके घर होगा वहाँ अगल-बगल लोग नहीं लगाते हैं। कौन फालतू का व्यर्थ ये मतलब टाइम बर्बाद करेगा, ठीक है? डायरेक्ट ऐसे ही चले जाते हैं, क्यों? तो उनका हैबिट भी तो हो गया है, ठीक है? वो कब से दे रहे हैं, तो वो उसी चीज़ का दे रहे हैं, तो उसको उतना प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है? उनको उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पहली बार दीजिएगा तो आपको हो सकता है कि घुमारी जैसा लग जाए, आपका माथा में चक्कर वगैरह आ सकता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप पहली बार अगर स्प्रे करेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिएगा, मास्क पहन लीजिएगा। अगर मास्क ना हो तो फिर अपना बिहार वाला क्या गमछा ही बाँध लीजिएगा मुँह में, ठीक है? वो भी बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब आगे क्या करा
कि तो हाँ, इसका बात सही है, ये ठीक सोच रहा है कि क्या खरपतवार का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो पड़ता है। क्या होता है? पड़ता है, क्योंकि वो केमिकल है, ठीक है? उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि मतलब इससे बच्चों इसके मतलब कि बच्चों के पहुँच से इसे दूर रखें। जहाँ भी दवाई रखें बच्चों के पहुँच से दूर रखना है, उस पर लिखा होता है। लेकिन मानता कौन है भाई साहब? लिखा तो बहुत कुछ होता है। अब क्या करा कि जैसा पहले बताया गया है, जैसा पहले बताया गया खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। हाँ, पहले ही बता दिया गया है कि उखाड़ना तभी है उसको, अगर हाथ से उखाड़ रहे हैं तो उखाड़ना तभी है। उसके लिए अच्छा समय कब है? जब उसमें बीज ना हो तभी उखाड़ लो, ठीक ना? तो अच्छा रहता है, ताकि कम संभावना होता है कि अगली बार वो फिर से उगे। कह रहा खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। देख रहे हैं ना? पड़ सकता है। जो व्यक्ति छिड़काव कर रहा है उसके स्वास्थ्य पर भी क्या हो सकता है? प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है? कह रहा अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक, ठीक है? सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वो आपको सावधानी पूर्वक ही अपना मुँह पर क्या कर लीजिए, मुँह और नाक को क्या करिए, कपड़ा से या मास्क से क्या कर लीजिए, ढक लीजिए। वही क्या है, इसका सावधानी पूर्वक यूज करना होता है। कह रहा छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुँह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। बात समझ में आ गया? ढक लेना है। लेकिन हम लोग क्या ढकते हैं? बिल्कुल नहीं ढकते हैं, वाह जाए, ठीक नहीं? ऐसे ही डायरेक्ट हिल जाते हैं खेत में लेकर के। अब क्या करा है, अगला जो पॉइंट है देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है कि कटाई। क्या है? कटाई। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? कटाई। देखना भाई, करा है ना कि ठीक है, करा कि फसल, अब बताइए कि फसल अगर उगा रहे हैं तो उसको काटना भी तो है भाई साहब, कैसे ही छोड़ देना है? काटना है, जरूरी काटना है ना, तो फिर उगाए किस लिए उसको? करा फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? एक महत्व, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि कितना जल्दी कट के घर आ जाए, ठीक है? करा फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। ये सब परिभाषा में जान नहीं है, ये सब बस एक बार देख लीजिए, आप सुन लीजिए एक बार, जो नहीं कि आपको रटना है, ठीक है? कटाई किसे कहता है आपको भली भांति पता है, बचपन से काटते तो आ रहे हैं, ठीक है? कर क्या रहे हैं अब तक? अब करा है कि ठीक है, सुनिएगा, कह रहा है कटाई के दौरान, दौरान का मतलब क्या होता है? समय। कटाई के समय या तो पौधों को क्या है, खींच कर उखाड़ लेते हैं, अथवा मतलब कई फसल ऐसे हैं जिनको खींच कर उखाड़ लेते हैं डायरेक्ट खेतों से, ठीक है? अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ को तो धरातल के पास से क्या होता है, काट लिया जाता है। लेकिन अब तो हार्वेस्टर आ गया है, वो धरातल के पास नहीं, वो धरातल से 1 फीट ऊपर से ही क्या कर लेता है, काट लेता है, ठीक है? आपको पता होगा। अब करा है कि एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हाँ भाई साहब, ये अगर आप किसान घर से होंगे, आप निश्चित ही किसान घर से ही होंगे, ठीक है? तो आपको पता भी होगा कि एक फसल को मतलब कि बोने से लेकर काटने तक लगभग 3 से 4 महीने का समय लग ही जाता है, ठीक? ये किताब बता भी रहा है आपको। अब करा है क्या कि लग जाता है, करा हमारे देश में दराती, क्या दराती देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं दराती। क्या आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किताबी भाषा में इसे दराती बोलते हैं, हमारे एरिया में इसको हसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हसुआ। हसुआ के मार्केट के भी नाम है, ठीक है? हिसुआ। तो आप बताइए कि आपके देहात में या आपके मतलब गाँव वगैरह में क्या बोलते हैं इसको? करा दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। हाथ के द्वारा, देख रहे हैं यहाँ पे हाथ भी दिखाया गया है, हाथ के द्वारा ये दराती से क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है, ठीक है? करा कि चित्र अपना पॉइंट वन देख लें, करा अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, अथवा तो फिर मशीन से भी काटा जा सकता है, ठीक है? करा इसे हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक है? एक बड़ा एकदम हाथी के जैसा रहता है क्या, मशीन, एकदम पूरा खेत चाड़ले चलता है, ठीक है? इधर से इधर मुश्किल से 1 बीघा खेत 10 से 15 मिनट में रफा-दफा कर देता है, ठीक है? समय का बचत होता है, लेकिन वही पैसा खटाक से लग जाता है। अब करा है कि हार्वेस्टर कहते हैं किसको? जब मशीन से कटैया होगा तो मशीन से काटने मतलब फसल को अगर मशीन से काटा तो मशीन को काटने वाले मशीन को हार्वेस्टर बोलते हैं। करा काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, भूसों से अलग करना होता है। अब वो करता कौन है? तो मशीन करता है, ठीक है? करा भूसों से अलग करना होता है। करा इसे थ्रेसिंग कुछ बोलते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। मतलब दाना आपका निकल गया कज्जिल होकर ने, तो उसे क्या बोल रहे हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। यह करना भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य यह कार्य कार्य मतलब काम, यह कार्य कंबाइन मशीन कहने का मतलब नहीं कि वो एक ऐसा मशीन है हार्वेस्टर जिसमें थ्रेसर भी है और क्या है वो मतलब
थ्रेसर मतलब कि कटैया भी कर रहा है गेहूं को भी, और फिर कुछ कर रहा है कि दाना को भी निकाल दे रहा है, ठीक है। हम लोग अगर ऐसे जनरली काटते हैं तो पहले हसुआ से क्या करते हैं, या तो फिर दराती से पहले काटते हैं और फिर उसको थ्रेसर में लाके क्या करते हैं, डालते हैं, तब जा करके कहीं ना कहीं दाना निकलता है। लेकिन नहीं, जो हार्वेस्टर है ना, वो कंबाइन है। कंबाइन कहने का मतलब है ना कि वो फसल को काट भी देता है और फसल से दाना भी निकाल लेता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब चलते हैं आगे। ये है दराती का फिगर। अब करा, देखिएगा यहाँ से कंटिन्यू आगे। करा कंबाइन मशीन द्वारा, कंबाइन मशीन द्वारा, कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। करा चित्र इतना में दिखाया गया 1.8 में। करा जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप कहने का मतलब एक जुड़ा हुआ रूप है, जिसमें तो एक हार्वेस्टर भी है और दूसरा क्या है, थ्रेसर भी है। हार्वेस्टर और थ्रेसर को मिला दिया गया है, तो उसको हम लोग कंबाइन बोल रहे हैं, कंबाइन मशीन। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, देखिए ये येलो कलर का, ये क्या है, हार्वेस्टर है। एक बार में क्या खटाखट खटाखट एक खेत आराम से काट देता है, ठीक है। एक बार या 2 बार में, ठीक है। अब देखिए करा क्या, देखिएगा गौर से, क्या करा आगे कि हाँ, करा छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फटक, देखिए गौर से, करा फटक, फटक कर, क्या करके, फटक कर, यहाँ से करा फटक कर या विनोइंग, कुछ बोल रहा है, फटक कर या विनोइंग कर अलग करते हैं। करा चित्र 1.9, आप इससे, करा आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। करा इसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि दाना को अलग करना या तो फटक कर या विनोइंग करके। उसके लिए भी कुछ ना कुछ मशीन है। तो एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए, एक बार सुन लीजिए। पढ़ना तो आपको है ही नहीं, पढ़ तो हम रहे हैं, आपको क्या करना है, सुनना है। सुन तो लो भाई साहब कम से कम। करा कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। हार्वेस्टर से कटता है तो ज़्यादातर खेत में क्या होता है, उसका जो तना होता है ना, उसको जला दिया जाता है। आप देखे होंगे, आपके शहर या गांव के बगल में जलते भी देखे होंगे। करा है पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। चिंतित मतलब परेशान है। देख रहे हैं इसका इमेज किसका, ये है कौन, उसका वाहन है, किसका, बुझो का वाहन है, ठीक है। पहले करा ये चिंतित है, काफी चिंतित होना भी चाहिए, ठीक। क्योंकि कोई चीज अगर जल रहा है बड़े पैमाने पर तो उससे कहीं ना कहीं धुआं निकलता है, जो कि क्या है, कार्बन है, और कार्बन क्या है, हानिकारक है। करा वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। प्रदूषण करने का मतलब हवा क्या होता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। करा इससे खेत में पड़ी फसल, करा पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। हाँ, अगर आपका थ्रेसर से कट गया, अथी हार्वेस्टर से अगर आप तुरंत आग लगा दीजिएगा तो हो सकता है कि आपके बगल वाले आपको भी आग लगा दें। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आप तभी आग लगा सकते हैं जब पूरे बाध में पूरे किसान का, हर किसान का गेहूं कट जाए, तब आप आग लगा सकते हैं। वरना आपका कट गया, आप आग लगा दीजिएगा, तब बगल वाला का क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो वही करा। अब करा क्या इसके बाद, ये तो पढ़ लिए। ये क्या है, तो ये क्या है, एक मशीन है, कुछ है विनोइंग मशीन, फटकने वाली मशीन। देखिए ये फटकने वाली यानी कि दाना को एकदम फ्रेश कज्जिल कर देगा। क्या कर देगा ये मशीन, दाना को कज्जिल कर देगा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रहने देगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दाना रहेगा। ये विनोइंग मशीन है, फटकने वाला। आप हाथ से भी कर सकते हैं, फटक फटक घर में देखते होंगे आप। अब करा भंडारण, भंडारण से पहले भी एक काम है, क्या है, करा कटाई। इसको भी आप देख लीजिए, कटाई पर्व, कटाई क्या है, पर्व है। करा 3-4 महीने के कठोर परिश्रम, परिश्रम मतलब वही मेहनत। करा कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। करा स्वर्णिम, करा स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी, स्वर्णिम मतलब हम सोने के जैसा, जो दाना होता है गेहूं का या कुछ का भी, वो सोना के जैसा ही होता है किसानों के लिए, ठीक है, भले आपके लिए ना हो। करा स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास, एकदम दिल गदगद हो जाता है भाई साहब जब उसका फसल अच्छा होता है, किसका, किसान भाई का। करा हृदय यानी दिल में उल्लास यानी खुशी एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। लगता है कि हमारा समय अच्छा चल रहा है जब फसल उसका क्या होता है, ठीक ठाक हो जाता है, तो सही से। करा संचारित करता है, संचारित मतलब चलना, ठीक है, समय का भाव संचारित करती है। करा यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, ठीक है। जब फसल से क्या होता है कि बस 3-4 महीने परिश्रम किया, उसका फसल बढ़िया हो गया, तो लगता है कि चलो अब जंग जीत गए हम लोग। हम जंग बात करें किसका, भारत पाकिस्तान का नहीं कर रहे हैं, हम जंग कर रहे हैं किसानों का, खेती बाड़ी से जंग, ठीक है। वो भी एक जंग से कम नहीं होता है भाई साहब। एक बार आइए उतरिए खेत में तो पता चलेगा असलियत क्या होता है। करा है कि क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न, ऋतु मतलब होता है समय, पिछले
ऋतु यानी मौसम के प्रयत्न, प्रयत्न मतलब होता है प्रयास भी करना होता है, ठीक है। प्रयत्न का फल मिलता है, जितना भी आप प्रयत्न किए, जितना भी मेहनत किए, उसका फल मिल रहा है भाई साहब। अब करा इसलिए, सुनिए गौर से, इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे, ये पर्व है भाई साहब पोंगल, क्या है पोंगल पर्व है, बैसाखी पर्व का नाम है, होली क्या है पर्व के नाम है। आप लोग देखे होंगे हाल ही होली क्या हुआ गुजरा है, दीपावली कौन नहीं जानता है, अभी भी दीपावली चल रहा है। आज क्या तारीख है, आज 10 है या 9 है, जो भी है, ठीक नहीं, मई है, 10 या 9 मई, 9 मई ही है। तो क्या है करा, दीपावली आजकल भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि चल रहा है क्या, जंग, जंग का नाम क्या है, तो सिंदूर, ठीक नहीं, ऑपरेशन सिंदूर। अब क्या करा कि नवान, क्या लिखा है, नवान्या, ये भी क्या है, मतलब पर्व ही है। करा एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ये अपने भारत के अलग अलग जगहों से ये सब क्या है मनाए जाने वाला पर्व है। पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, नवान्या एवं क्या बिहू। बिहू कहाँ के है तो आप बताइएगा, बिहू फेमस है कहाँ के, असम वगैरह के, कहाँ के, असम के है, असम राज्य का फेमस है, ठीक है बिहू। अब चलते हैं आगे, यहाँ क्या करा कि भंडारण, क्या होगा भंडारण, जब फसल वगैरह सब चीज उग गया, कटा गया, तब क्या होगा भंडारण होगा उसका, उसको रखना है ना भाई साहब घर में संजो के। अब करा है भंडारण, क्या करा है भंडारण, तो देखिएगा गौर से, करा उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। कृषि में हर एक कार्य महत्वपूर्ण ही होता है, लेकिन अगर भंडारण हो जाए ना भाई साहब तो कुछ और ही अच्छा मजा आता है। करा यदि फसल के दाने को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करना होगा। हाँ भाई साहब, जब बाहर में बचा लिए हैं मौसम से, हर एक परेशानी से बचा के लाए तो घर में भी परेशानियां आई, नहीं कि परेशानी खत्म हो गया है। किसान उसका सेफ्टी के लिए देखिए करा है नमी, अगर नमी रहा तो खराब होगा फसल का दाना, कीट तो खराब होगा, कीट लग जाता, चूहा वो भी परेशान करता है, ठीक है। अब करा सूक्ष्म जीव वो भी परेशान करता है, करा सुरक्षित रखना होगा। करा ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। हाँ, जब फसल नया नया होता है गेहूं वगैरह तो उसमें नमी होता है, मतलब वो पूरा खटखट सूखा हुआ नहीं होता है। करा तो अगर नमी रहता है तो उसमें कीड़ा लगने का संभावना ज्यादा होता है। करा यदि फसल के दाने यानी बीजों को सुखाए बिना, देखिएगा बिना सुखाए भंडारित भंडारित किया गया तो उसके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अगर वो क्या हुआ उसमें नमी है दाना में, अगर नहीं सुखाइएगा तो वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा कैसे, करा या तो उसमें क्या हो जाएगा, या तो जीवों द्वारा उसमें आक्रमण कर देगा, मतलब जीव उसमें क्या कर देगा, चढ़ाई कर देगा, उसको बिझा देगा, छेद छेद कर देगा उसको भाई साहब। और उससे परेशानी क्या होगा, वो अंकुरन फिर नहीं होगा। जब अगले साल आप चाहिएगा कि इसको हमें क्या करें बोए, तो बो तो दीजिएगा लेकिन वो बोया ही रह जाएगा, ठीक है, उगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें अंकुरन होगा ही नहीं, उसके मटेरियल को खा गया है वो सूक्ष्म जीव, जो जीव था, ठीक है। करा अनुपयोगी हो जाते हैं। करा अतः, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं बीज गया है चना, क्या हो गया है बीज गया है। आप अपने एरिया में क्या बोलते हैं वो बताइएगा, बताना कहाँ, बताना कमेंट बॉक्स में भाई साहब, ठीक है। पूरा खुला हुआ है फ्री में कमेंट बॉक्स, जो मन में आए से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करा कि भंडार से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। ठीक है, मानते हैं कि आवश्यक है, लेकिन जो किसान किसान बड़े पैमाने पर उगाते हैं उनको पार ही नहीं लगता है भाई साहब, ठीक है। वो खेत से कटैया करके घर लाते लाते परेशान हो जाते हैं, उसको सुखाएंगे क्या। जो कम पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, मतलब छोटा मोटा किसान है वो सुखा सकते हैं और उसका लंबा समय तक रख रखाव के लिए रख भी सकते हैं, वो टिक भी जाता है फसल का बीज। अब करा कि जिससे उनकी नमी में कमी आ जाएगी। अगर दाना को सुखाइएगा तो उसको क्या हो जाएगा, सूख जाएगा तो नमी कम जाएगा, ठीक है। करा इससे उनकी कीट क्या पीड़कों यानी कि वही कीड़े वगैरह, ठीक, कीट पीड़कों जीवाणु एवं क्या कवक से सुरक्षा हो जाती है बीज का, ठीक है। फिर कुछ नहीं होगा, बीज बीजेगा ही नहीं। करा किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरा मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ समझ रहे हैं, वही सूत्री के बोरा इसको बोलते हैं हम लोग। करा जूट के बोरों कौमा धातु के बड़े पात्र, ठीक है, लिखा हुआ वाइन्स। करा धातु के बड़े पात्र, आप लोग देखे होंगे अभी चल रहा है क्या, तो ड्रम चल रहा होगा क्या, स्टील ड्रम हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टील का एक ट्रंक होता है ड्रम टाइप, ठीक है, उसमें या तो रखा जाता है क्या फसल को, करा बीज को, करा है कि में करते हैं, क्या करते हैं उसमें, मतलब भंडारित करते हैं, ठीक है। किसमें, या तो जूट के बोरों में या तो धातु के पात्र में। धातु के पात्र मतलब बर्तन होता है, धातु मतलब वही क्या होता है, तो टीना टाइप का होता है,
या तो फिर कह सकते हैं एल्युमिनियम टाइप का, उसमें करा है। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में क्या आता है। देखिए यहाँ पर नाम है साइलो, क्या है साइलो। तब पूछेगा साइलो क्या है, तो साइलो क्या है, तो कुछ नहीं करा, बीजों के का बड़े पैमाने पर जिसमें भंडारण किया जाता है उसे साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। मतलब यहाँ पर अनाज रखने का क्या है, एक जगह है, ठीक ना, इतना समझिए आप। करा जिससे जिससे उनको जिससे उनको आगे क्या है, जिससे उनको, हाँ जिससे उनको, यहाँ देखिएगा, जिससे उनको पेड़ को जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है, उनको मतलब इनको वही अनाज को, ठीक है, रखा जा सकता है। चित्र 1.10 ए एवं बी में देखना है, ठीक है, दिखाएंगे आपको। कराए नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। आप देखे होंगे किन्हीं को कि नीम के पत्तियां सुखा करके अनाज के बोरे में डाल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उससे कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि नीम क्या है आपको पता है ना, नीम कड़वा है, ठीक है, तो वो जीवों के लिए भी कड़वा है, तो नहीं लगता है। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या जाता है करने में, ठीक है, एक बार करके तो देखिए। नीम के पत्ता सुखाइए और जिस बोरी में आप अनाज रखें उसमें ही बीच बीच में डाल दीजिए, ठीक है, टहनी समेत छोटा छोटा वाला। करा कि भंडारण में उपयोग की जाती है। करा बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। हाँ भाई साहब, अगर बोरा बक्ची में रख रहे हैं, छोटे मोटे बोरा में रख रहे हैं, तो आप नीम के पत्ता का उपयोग कर सकते हैं। अगर बड़े पैमाने पर रखना है तो उसमें कितना नीम के पत्ता डालिएगा जी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, करा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित पाने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। हाँ मतलब दवाई वगैरह देकर उसमें रखा जाता है, ठीक है। आइए आपको फिगर दिखाते हैं, देखिए ये फिगर है, यही क्या है जूट के, यही क्या है जूट के बोरा, ठीक है, यही देख रहे हैं कितना लगा हुआ है लाइन से ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, क्या है ये सब अनाज है। ये सब जूट का बोरा, इसे हम लोग सूती का बोरा भी बोलते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, एक और बोला था क्या, देखिए ये फिगर है, इसको बोला था क्या साइलो, साइलो बोल रहा था यहाँ पर साइलो, तो देखिए ये है साइलो, देखिए देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1.10, ये है साइलो लिखा हुआ, अनाज भंडारण हेतु साइलो। ये देखिए ये होता है धातु का पात्र, इसमें क्या है अनाज है, इसमें अनाज भर भर के रखा गया है, इसमें क्या है अनाज भर भर के रखा गया है। हाँ इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद ये हो गया था, ये बाकी है, ये कुछ कह रही है कौन, बूझो की बहन। कह रहा मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में, देखिए ये देखी है, आप भी देखे होंगे, लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। क्यों, तो क्यों रख रहे थे, क्योंकि उसमें कीड़ा वगैरह ना लगे इसलिए रख रहे थे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार इतना आश्चर्य होता है, इसको आश्चर्य हो रहा है, तो इससे क्या आपको नहीं होना चाहिए, आपको हम बता दिए हैं। अब क्या करा है कि जंतुओं से, देखिएगा, जंतुओं से भोजन कह रहा है कि जंतुओं से भोजन, अभी तो फसलों से भोजन बन ही मिल ही गया, अब कह रहा है जंतुओं से भोजन, ये कैसे भाई साहब, आपको बताते हैं आगे। कह रहा है क्रियाकलाप इतना पॉइंट इतना, कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। ये करना है, लेकिन हम कहते हैं करना मत, एक बार सुन तो लो खाली बस। अब क्या करा है कि देखो क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं 4 से आगे भी, 5 6 7 8 9 10 जितना आपका मर्जी हो। कह रहा है खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, और क्या है स्रोत है, क्या है स्रोत लिखना चाहिए, ज्यादा पड़ गया यहाँ पर, ठीक है भैया। करा स्रोत, स्रोत मतलब होता है माध्यम, ये खाने वाला चीज आ कहाँ से रहा है। तो पहले नंबर में लिखा है एग्जाम्पल क्या है, खाद्य पदार्थ दूध है, दूध बढ़िया से सब लोग क्या करते हैं खाते पीते हैं। अब ये आता कहाँ से भाई, इसका स्रोत क्या है, माध्यम क्या है, आता कहाँ से, तो गाय से भी आ सकता है, गाय से भी आता है, भैंस से भी, बकरी से भी, और ऊँटनी से भी। यहाँ से दूध क्या है, ये सब स्रोत है दूध का, ठीक है, यहाँ से दूध आते आता है, ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही अगला पॉइंट आपको लेना है कि जिसका, तो वो जो माध्यम है वो माध्यम क्या होना चाहिए जीव, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जीव जंतु, क्या लिखा हुआ जंतु से भोजन, जंतु से भोजन। तो वैसे और भी एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ पर दूध है तो यहाँ पर कोई ले सकता है, मांस भी ले सकता है, मांस, मांस भी क्या है, मांस भी बहुत सारे लोग खाते हैं, तो मांस कहाँ से आएगा, तो मछली, मुर्गा, बकरी, ठीक है, ये सब क्या है मांस का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ पर मांस, यहाँ पर क्या, तो आता कहाँ से, तो उसका नहीं लिखना है, ठीक है। तो आता कहाँ से, तो या तो मछली से, मुर्गा से, बकरी से, ठीक है, ये सब से। कोई और कुछ खाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा में भर सकते हैं, अंडे हो सकता है, क्या हो सकता है, अंडे हो सकता है, अंडे मतलब अंडा, ठीक है
अंडा हो सकता है, मांस हो सकता है। मांस कहाँ से आता है आपको पता है, ठीक है, मांस कहाँ से आता है, तो मुर्गा, मछली, ये सब हो सकता है, मछली हो सकता है। इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ से क्या होता है, मतलब मधु हो सकता है। मधु मतलब समझ रहे हैं, जो होता है मध, ठीक है, इसको मध बोलते हैं, शहद बोलते हैं आप, ठीक है, वो हो सकता है। तो ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ हो जाएगा। दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, शहद हो गया। इसका स्रोत क्या है, तो वो आता है कहाँ से, तो अंडा मुर्गी या मुर्गा से आ सकता है, अंडा किसी और चीज का हो सकता है, बतख का हो सकता है, शुतुरमुर्ग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो गया, स्रोत हो गया। मांस, तो मांस कई चीज का मांस होता है, ठीक है, वही लिख सकते हैं आप। मांस में भी मुर्गा, बकरा, बकरी, ठीक है, कुछ भी जो खाते हैं वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर मध, तो मध क्या आता है, मधुमक्खी से आता है। वैसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हो गया, स्रोत हो गया, मतलब वो कहाँ से आता है ऐसे हो गया। ठीक है, तो सब लिखना नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट है, बस सुन लीजिए एक बार। अब करा इस सारणी, इस सारणी जो अभी देखे हैं सारणी, उसके बारे में बोल रहा है कि इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं मतलब देते हैं, बात बिल्कुल सही है, ठीक नहीं, कि जिस प्रकार से पौधे हम लोग को देते हैं खाने पीने के लिए भोजन, उस प्रकार के जंतु भी हम लोग को देता है। ठीक करा है कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के तटीय क्षेत्रों मतलब किनारे वाले क्षेत्र में, ठीक है, रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में, मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। हाँ, वो मछली ही खाते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि वहाँ ज्यादा है उसका क्या मतलब कि रह रहे हैं समुद्र किनारे, तो वहाँ ज्यादा होगा, वो मछली तो खाएंगे ही ज्यादा उसको। करा पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी हमने अभी सुनिए गौर से कि हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण है। विभिन्न चरण मतलब विभिन्न मतलब अलग अलग स्टेप हैं, क्या है, ठीक है, ये सब बात है। कह रहा है कि बीजों का चयन हम लोग बताए थे शुरुआत में कि दूसरे वीडियो में, कि बीजों का चयन करना होता है, यानी कि अच्छे किस्म का बीज को चुनना होता है। बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं क्या देखभाल की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर जो फार्म पर या फिर कहीं घर में अगर हम पाल रहे हैं पालतू जानवर, तो भोजन भी देना है, उसके लिए जगह भी बढ़िया से रखना है, उसका देखभाल भी करना है, ठीक है। करा जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। जब बड़े पैमाने पर, कोई देखते होंगे अपने अपने ही गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे बकरियां पाले हैं, तो पाल रहे होते हैं, कोई मछली पाले होते हैं अपने खेत में गड्ढा खनवा करके, ठीक है, तालाब में, तो वो क्या है, पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पशुपालन कहते हैं। ठीक। अब करा कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली क्या है, अच्छा आहार है, ठीक है, आप खाते हैं तो आपके लिए क्या है, अच्छा आहार है। जो नहीं खाता उसके लिए तो फिर बेकार है ना, वो खेबे नहीं करता तो उसके कुछ रहे। करा अच्छा आहार है। करा हमें मछली से क्या लिखा हुआ है, कॉड लिवर तेल मिलता है, ठीक है, कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें कॉड लिवर तेल में ही विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मछली नहीं खाता उसको विटामिन डी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो चीज मांस मछली में है वो हर एक विटामिन और हर एक क्या पोषक तत्व जो शाकाहारी भोजन में उसमें भी है, कहीं ज्यादा उससे होता है, ठीक है। तो हर चीज जो आप विटामिन डी अगर मछली में नहीं आप खाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, आपको धूप से मिल जाएगा, ठीक है, किसी और चीज से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं खाते तो आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जो नहीं खाते उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, सेवा समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तो इसके बाद सेवा समाप्त है। अब करा कि आपने क्या सीखा, हम लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं, आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, पहला दूसरा का, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया सीखे हम लोग भी। ये सब कुछ प्रमुख शब्द है, ये सब हम लोग देखे हैं, पूरे किताब जब पढ़े हैं, रीड किए हैं, उसमें देखे थे। कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन अभी जस्ट देखे हैं। फसल, उर्वरक, ये बताए हैं कि उर्वरक किसको बोलते हैं, एक उर्वरक था, एक खाद था, ठीक है। तो दोनों को बताएं कि उर्वरक किसको कहेंगे और खाद किसको बताएंगे। तो जो फैक्ट्री में बनता है उसको हम लोग उर्वरक बोलते थे, ठीक है, जैसे यूरिया, डीएपी, ये सब क्या पोटास वगैरह सब उर्वरक है। और खाद क्या है, तो जो घरों में या खेतों में बनता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में गनौरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गनौरा, भंडारण गृह, ये सब हम लोग देखे हैं। कटाई सिंचाई, खरीफ, खाद, ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का, हम लोग देखे हैं इसको, ठीक है। करा हल, रबी, रबी फसल के नाम था, ठीक है, बीज, ठीक है, साइलो जहाँ पर भंडारण किया जाता है अनाज का, वो क्या है, साइलो, बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। बुआई, ठीक है, ये सब हम देखे हम लोग। और करा क्या, भंडारण, थ्रेसरिंग, ठीक है, थ्रेसिंग, खरपतवार, खरपतवार नाशी, और क्या है, फटकने वाला मशीन भी दिखाए थे आपको। ठीक, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब बाकी रह गया तो क्या, जो अगला वीडियो आएगा ना उसमें क्या होगा, ये सब अभ्यास का क्वेश्चन, क्या होगा, अभ्यास का क्वेश्चन होगा, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के इसका पूरे जितना भी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11, कितना
क्वेश्चन नंबर 11 तक, कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक इसको हम लोग बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से फिर चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा और हर एक वीडियो को आप देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। जहाँ पर जिस बात का मतलब समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, बिना डरे सहमे, ठीक है। ये सब बताए थे कि इसको याद रखना जरूरी है। उर्वरक और खाद में क्या है, ये अंतर है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आप याद रखिएगा, ठीक। बाकी बहुत कुछ इसमें हम लोग सीखे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वो लेक्चर नहीं होगा, वो क्या होगा, उसमें प्रश्न और उत्तर होगा, तो वो भी देखिएगा, बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।